बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 11 दिसंबर दिन जुमेरात का और साल 2025। इस प्रोग्राम में दो बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे और दोनों ख़बरों का ताल्लुक़ जो है वो अदालती कार्रवाई और अदालती फ़ैसलों से है। एक फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट ने साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ सुनाया है। इस फ़ैसले की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस फ़ैसले के जो रिपरकशन हैं, जो दूररस नताइज हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है और वो फ़ैसला किया गया है ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्टा की जो अपील थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है। लेकिन आज के इस अदालती कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अली हादी चट्टा और उनकी अहलिया ईमान मिज़ारी, जिन पर इल्ज़ाम है रियासत के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का, उन्हें कैसे चार्जशीट किया गया बेंच की तरफ से। रिलीफ भी मिला दोनों को। ईमान मिज़ारी, अली हादी चट्टा को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ भी दिया, लेकिन साथ में अदालत की तरफ से उनको चार्जशीट भी किया गया। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद जिनके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का आगाज़ किया गया था अगस्त 2024 में, अब ये 15 माह तक जो केस है वो उनका कोर्ट मार्शल होता रहा, मिलिट्री कोर्ट में जो है उनके खिलाफ ट्रायल चलता रहा और 4 इल्ज़ामात थे जनरल फैज़ हमीद साबिक़ DGI पे। एक इल्ज़ाम था सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने का, जो कि वो नहीं हो सकते थे। दूसरा इल्ज़ाम था बतौर आर्मी ऑफिसर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने का, यानी अफवाज पाकिस्तान के जो सीक्रेट्स थे उनको डिस्क्लोज़ करने का, उनको पब्लिक करने का। तीसरा उन पे इल्ज़ाम था अपने अख्तियारात का और जो सरकारी वसाइल उनके नीचे थे, अपने अख्तियारात और उन सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का। और तीसरा जनरल फैज़ हमीद पे इल्ज़ाम था मुख्तलिफ़ लोगों को नुकसान पहुँचाने का। जैसे टॉप सिटी का केस था, टॉप सिटी के केस में जो है उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई जस्टिस काजी फाइसा के बेंच में, उस केस का फैसला सुना दिया गया। यानी मेरे ख्याल से ये 2 केसेस का फैसला सुनाया गया है। एक वो टॉप सिटी वाला, दूसरा जो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हुई थी रिटायरमेंट के बाद सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने की, और बाकी तीसरा ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। अब इस केस में जो DG ISPR की जानिब से या ISPR की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि इन 4 इल्ज़ामात में फैज़ हमीद साहब, जो कि साबिक़ DGI रहे, कोर कमांडर पेशावर रहे, कोर कमांडर बहावलपुर भी रहे, उन पर ये 4 ऑफेंसेस, 4 जो जराइम हैं वो उन पर साबित हुए। और इस 14 साल की सज़ा जो है वो जनरल फैज़ हमीद को जो है वो कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और 11 दिसंबर से इस सज़ा का जो है वो इतलाक़ होगा। लेकिन इस इलामिया में जो ISPR की जानिब से जारी किया गया, उसमें यह भी कहा गया है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी तरफ से फैज़ हमीद साहब के लिए जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के जो फेयर ट्रायल के जितने भी तकाज़े थे, उन तमाम तकाज़ों को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पूरा किया। उनको दिफा का पूरा हक दिया गया। फैज़ हमीद को पसंद का वकील मियाँ इशफाक अली, पसंद का वकील की खिदमात हासिल करने का मौका दिया गया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज ये फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है। अब इसके बाद जो फैज़ हमीद साहब हैं, वो फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो राइट ऑफ अपील है, राइट ऑफ अपील का मुतलका फ़ोरम पे जो उनकी रेमेडी बनती है उसको अवेल कर सकते हैं, राइट ऑफ अपील का हक एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो सज़ा सामने आई है या जो सज़ा की अनाउंसमेंट ISPR ने की है, कहानी या बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कुछ और भी इल्ज़ामात हैं। जैसे 9 मई की उनकी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया कि 9 मई में जिस तरीके से एक ही वक्त में मुल्क भर में जो मिलिट्री इमलाक थे, जो तनसीबात थी, उनको टारगेट किया गया। शहदा की जो यादगारें थी, जो मुजस्मे थे, उनको तोड़ा गया। 1965 की फ़तह के जो सिंबल थे उनको तोड़ा गया। तो ये सियासी हंगामा राई जो हुई 9 मई को, और जो अदम इस्तेहकाम, इंतशार, अफरा तफरी जो 9 मई को हुई,
उससे मुतल्लिक DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, मतलब अलामिया में कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, कि जो फैज़ हमीद पे इल्ज़ाम है सियासी हंगामा आराई और अदम इस्तेकाम पैदा करने का, इन इल्ज़ामात को अलग से निपटाया जाएगा। कौन से इल्ज़ामात? सियासी हंगामा आराई और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने के जो इल्ज़ामात हैं, इनको अलग से कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ निपटाया जाएगा। अब इस केस में 9 मई में इमरान खान का नाम भी आता है। जब प्लानिंग की बात होती है, एग्जीक्यूशन की बात होती है, मनसूबा साजी मतलब फैसिलिटेटर की बात होती है, एक मनसूबा साज हो गए, सहूलतकार हो गए, एग्जीक्यूटर हो गए, तो इमरान खान का नाम भी आता है। तो ये केस जो है फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो 9 मई से जुड़ा है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया गया था, अब उसकी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे कहा गया है अलामिया जारी करके कि इसको अलग से निपटाया जाएगा, इन इल्ज़ामात को जो कि सियासी हंगामा आराई और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने से मुतल्लिक हैं। तो ये फिट होगा फिर इमरान खान से मुतल्लिक भी आगे जाके, ये आप इसको मेरी राय भी कह सकते हैं, आप इसको मेरा एनालिसिस भी कह सकते हैं। अब नाज़रीन आते हैं जो अली हादी चट्टा और ईमान ज़ैनब मज़ारी का जो मुकदमा, जो अपील आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस हाशिम काकिर साहब थे, जिसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब थे, जिसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब थे। अब जो वकील हैं दोनों के मुल्ज़मान के, जिन पे इल्ज़ाम है रियासत के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का, फैसल सदीकी साहब ने आर्गू करने का आगाज़ किया। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारा इस पे एतराज़ है कि ये अपील काबिल समात नहीं है, जिस पर फैसल सदीकी साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोक दिया और कहा कि मैं गूंगा नहीं हूँ, पहले मुझे दलाइल देने दें, मैं सारी बातें अदालत के सामने रखूँगा। अब जो नुक्ता था फैसल सदीकी साहब का, उनके मजमूई तौर पे दलाइल में उनका कहना ये था कि इस्तिस्ना की एक दरख्वास्त जो है वो नवंबर में जो ट्रायल कोर्ट है जज अफजल मंजूका साहब उनके सामने फ़ाइल की गई कि ईमान ज़ैनब मज़ारी जो है वो अलील हैं, सिख हैं, तो लिहाजा अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दे दिया जाए। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि इस्तिस्ना तो नहीं दिया गया, अली हादी चट्टा वो पटिशन लेके गए थे, उनके साथ उनके वकला भी मौजूद थे। उसी रोज़ जज अफजल मंजूका साहब ने ग़ालिबन 15 नवंबर की तारीख फैसल सदीकी साहब ने बताई, उसी रोज़ जो 4 गवाहान थे उन गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए और मुल्ज़मान के लिए स्टेट काउंसिल का बंदोबस्त भी कर दिया गया और जिरा की तारीख भी दे दी गई। एतराज़ के अंदर उनका एतराज़ ये था कि एक एक गवाह पे अलग अलग जिरा होती है और मुल्ज़मान की मौजूदगी ज़रूरी है। तो मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में जो बयानात थे गवाहों के कलमबंद किए गए अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ और ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़, और इस्तिस्ना नहीं दिया गया। तो ये क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उसकी वायलेशन की गई है। फिर आगे चलो उन्होंने कहा कि हमने इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो 4 गवाहान के एक साथ बयान कलमबंद किए गए, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी रिवीजन पटिशन के ऊपर मुतलका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया, लेकिन हमें हुक्म इम्तना नहीं दिया गया और हमारी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया था कि अगर आप ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को नहीं रोकेंगे तो फिर जो ट्रायल है वो कंक्लूड हो जाएगा और सज़ा मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी जाएगी। तो उस पर जब उन्होंने बात की और फिर फैसल सदीकी साहब ने यह भी कहा जज साहब के इस्तफसार करने पे कि अब अगर इस्तिस्ना नहीं दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना नहीं देती, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोकती, तो जो 16 दिसंबर को हमारा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए फ़िक्स है। याद रहे कि जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है उसके खिलाफ अली हादी चट्टा ईमान मज़ारी ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था कि हमें हुक्म इम्तना नहीं दिया गया। यानी मरकज़ी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एतराज़ात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। तो हाशिम काकर साहब ने कहा कि ठीक है, हम अब सुन लेते हैं जो सरकार के वकील हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना साहब थे। राना साहब की तरफ से कहा गया कि ये केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा है और बुरी ऑर्डर है, अदालत के सामने तो कोई ऑर्डर चैलेंज हो सकता है, कोई फ़ैसला चैलेंज हो सकता है, अदालत के सामने कोई ऑर्डर है ही नहीं। हाशिम काकर साहब ने कहा कि वो एतराज़ात तो ख़त्म करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील को काबिल समाअत करार दिया था, तो वो एक तरह का ऑर्डर तो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल जनाब राना साहब ने कहा कि वो ऑर्डर नहीं है, वो सिर्फ एतराज़ात की हद तक है और 16 को वो समाअत लगी हुई है, जिस पे अदालत ने कहा कि चले हम ऐसा कर देते हैं कि एक कंसेंट ऑर्डर पास कर देते हैं कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों मुल्ज़मान की अपील पर 16 को फ़ैसला कर ले और जो 15 दिसंबर को केस लगा है ट्रायल कोर्ट में,
ट्रायल कोर्ट 1 दिन 2 दिन का इंतज़ार कर ले, जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं करती, तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर ट्रायल कोर्ट ने जो भी कार्रवाई करनी है, ट्रायल कोर्ट अपनी कार्रवाई करे। और फिर जज साहबान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, हाशिम काकर साहब ने, कि जो शरीक मुल्ज़मान थे, जब इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई तो शरीक मुल्ज़म तो कमरा अदालत में मौजूद था, उनके वकील भी वहाँ पे मौजूद थे नहीं। जज साहब ये कह रहे थे कि फिर अदम मौजूदगी कैसे हो गई। जज साहब ने कहा कि ये ऐसा केस है जो अदालतों में कम चलता है, सोशल मीडिया और अखबारात में ज़्यादा चलता है। क्या अदालत ने सवाल किया कि मुकदमात के जल्द फैसला नहीं होना चाहिए। और फिर इमाम मिज़ारी अली हादी चट्ठा के वकील से भी कहा कि अदालत में यहाँ पे आप सियासत ना करें, ये अदालत है, इसको अदालत ही रहने दें। और फिर जज साहब ने कहा कि जो दोनों मुल्ज़मान दोनों वकला हैं, इनकी न जाने ट्रायल से मुतल्लिक क्या हिकमत अमली है, लेकिन ये ख़ुद भी तो जिरा कर सकते थे। इन्होंने आगे अपने वकला रखे हुए हैं, ये तो ख़ुद वकील हैं। और फिर जज साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि जो हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जो जजेज़ हैं, उनकी बेतौकीरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये दोनों मुल्ज़मान अपना एहतजाज करें, अपना केस लड़ें, अपने ट्रायल में अपेयर हों, या जैसे भी इन्होंने ट्रायल चलाना है अपनी हिकमत अमली बनाएं, लेकिन जो जज की बेतौकीरी है उसको किसी सूरत ये अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। मदर पिदर आज़ादी नहीं होगी। ये भी जज साहब ने कहा कि अदलिया की भी मदर पिदर आज़ादी नहीं, लेकिन वकला की भी मदर पिदर आज़ादी नहीं हो सकती कि आप जाके जज से मुतल्लिक इस किस्म की बातें, उनकी बेतौकीरी करना शुरू कर दें। और फिर जज साहब ने यह भी कहा दूसरी साइड को भी, भाई एक दिन अगर कार्रवाई नहीं आगे चलेगी, यानी 15 दिसंबर को अगर ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई नहीं होगी और 16 दिसंबर को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पटिशन को सुन के फैसला कर लेता तो क्या हो जाएगा। आपने इमाम मिज़ारी को फांसी देनी है, बेशक फांसी दे दें, लेकिन हाई कोर्ट को पहले फैसला करने दें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरअसल अदालत ने आज डायरेक्शन ये जारी की है कि आप पहले इमाम मिज़ारी और अली हादी चट्ठा की अपील पे फैसला करें, और जब तक ये अपील पे फैसला ना हो तब तक जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई है वो उसको रोक दिया जाए, उसको होल्ड कर दिया जाए। ये तो नाज़रीन अदालती फ़ैसला आज का हो गया। लेकिन आज की नाज़रीन अदालती कार्रवाई में एक जो और गैर मामूली बात हुई वो ये थी कि नॉर्वे के सफ़ीर अदालती कार्रवाई में मौजूद थे। अब उनकी कमरा अदालत में जो मौजूदगी है वो एक मौमे की सूरत में सामने आती है। नॉर्वे के सफ़ीर की जो अदालती कार्रवाई में बैठना, उसको विटनेस करना, उसका मुशाहिदा करना है, उस पर भी बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। क्या सफारती तौर पे नॉर्वे के सफ़ीर ने रेड लाइन क्रॉस तो नहीं की? जो मुल्ज़मान अदालत में अपील लेके आए थे उन पे इल्ज़ाम है रियासत मुखालिफ बयान देने का। तो क्या नॉर्वे के जो सफ़ीर हैं या जो मुल्क ख़ुद नॉर्वे है वो रियासत मुखालिफ जो बयानात दिए गए उन मुल्ज़मान को सपोर्ट करते हैं? और क्या ऐसी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है वो माजी में मौजूद हैं? नॉर्वे की सफ़ीर की जो इस अदालती कार्रवाई में शिरकत है, क्या इसे सफारती मुदाखलत समझा जाए? बहुत सारे नाज़रीन सवालात हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट वो क्यों आए महज इस केस के लिए? माजी में उन्होंने कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में विटनेस किया? क्या किसी नॉर्वे के शहरी का मुकदमा था? क्या नॉर्वे के मुल्क से जुड़ा ये मुकदमा था? क्या नॉर्वे के जो सफ़ीर हैं अदालती कार्रवाई पर अपनी मौजूदगी में असरअंदाज होने के लिए आए थे? और फिर क्या अगर नॉर्वे का सफ़ीर इस तरीके से पाकिस्तान की कोर्ट्स में अदालती कार्रवाई का मुशाहिदा करेगा, और फिर अगर पाकिस्तान के जो नॉर्वे में सफ़ीर हैं वो वहाँ पे जाके अदालती कार्रवाई का मुशाहिदा करें, तो क्या यह नॉर्वे के लिए एक्सेप्टेबल होगा? क्या नॉर्वे के सफ़ीर ऑफिशियल कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे इस केस की कार्रवाई को विटनेस करने के लिए, या वो पर्सनल कैपेसिटी में आए थे? और अगर पर्सनल कैपेसिटी में आए थे तो क्या पर्सनल कैपेसिटी में वो अदालती कार्रवाई को ऐसे विटनेस कर सकते हैं? क्या देखने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए आ सकते हैं? और फिर सवाल ये भी है, आज की अदालती कार्रवाई को विटनेस करने के बाद क्या वो अपनी हुकूमत को, अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में आए थे, इस अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट बना के सेंड करेंगे? क्या अपनी मौजूदगी के ज़रिए नॉर्वे के सफ़ीर ने पाकिस्तान के हुकाम को कोई पैगाम देना था? अदालती कार्रवाई में उनकी जो मौजूदगी है, क्या पाकिस्तान के हुकाम को कोई पैगाम देना मकसूद था? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जो है वो आने चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।